नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पर्श द्वारा नवंबर का पेंशन स्लिप जारी कर दिया गया है और पेंशन स्लिप है एरियर भुगतान का, और साथ ही साथ एरियर का कैलकुलेशन शीट भी जारी किया गया। आगे मैं आपको पेंशन स्लिप दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, एसीपी या एमएससीपी में कुछ पेंशनर्स को डबल एरियर मिलता है। किनको मिलता है? और डबल एरियर के लिए पीएओआर डॉक्यूमेंट्स मांगता है पेंशनर से। किन पेंशनर से मांगता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको समझा दूं, क्या ओआरओपी में नोशनल मैक्सिमम से हमें ज्यादा फायदा होगा या ओआरओपी की विसंगतियों को सही करने से हमें ज्यादा फायदा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन की मांग वित्त सचिव के पास रख दी गई है जेसीएम द्वारा, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी द्वारा, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको समझाऊंगा कि एलटीए क्या होता है। अब एलटीए क्लेम करने की सुविधा स्पर्श में आ गई है। आप खुद घर बैठे बैठे भी एलटीए को क्लेम कर सकते हैं। ये होता क्या है आखिर, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी, ओआरओपी में नोशनल मैक्सिमम ज्यादा फायदेमंद है या ओआरओपी की विसंगतियां दूर करना? दोस्तों, हम नोशनल मैक्सिमम की मांग करते हैं ओआरओपी में। हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। एवरेज में ओआरओपी देने से अच्छा है नोशनल मैक्सिमम में ओआरओपी दिया जाए। लेकिन अगर एक बार मान लीजिए हमें नोशनल मैक्सिमम में अगर ओआरओपी मिल जाता है, तो उसके बाद जो अगला ओआरओपी आएगा उसमें फिर पेंशन की बढ़ोतरी ना के बराबर रहेगी। जी हाँ, इसलिए नोशनल मैक्सिमम अगर मिल भी जाए तो इस बार तो बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस बार मतलब नोशनल मैक्सिमम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसके बाद जो अगला ओआरओपी आएगा उसमें फिर जो बढ़ोतरी है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इस वजह से पेंशनर में फिर से असंतोष हो जाएगा और पेंशनर इस बात को लेकर के फिर असंतोष प्रकट करेंगे कि पिछले बार तो मेरा 5,000 रुपए का बढ़ोतरी हुआ था, अब की बार मेरा केवल 200 रुपए का बढ़ोतरी हुआ। इसलिए इंसानी फितरत होती है ये दोस्तों कि अगर हमें जितना भी मिले हम और ज्यादा की आस करते हैं। हालांकि मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूं कि जिनको भी ओआरओपी में फायदा नहीं हुआ है उनको अपना विरोध प्रदर्शन या असंतोष नहीं रखना चाहिए, रखना जरूर चाहिए। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको जरूर जो है अपना विरोध प्रदर्शन रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ओआरओपी खुदा ना खास्ता नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से भी मिलेगा, तब भी हमें उसका अगला जो ओआरओपी आएगा उसमें घाटा ही होने वाला है। तो इस वजह से, और वो चीज सरकार द्वारा दिया जाना भी संभव नहीं है, नहीं देगी सरकार। लेकिन दोस्तों, अगर जो ओआरओपी हमें मिला है उसी ओआरओपी में अगर जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, जो ओएमजेसी का रिकमेंडेशन है उसको लागू किया जाए, जितने भी विसंगतियां हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 10 विसंगतियां मैंने गिनाई थी, अगर उन विसंगतियों को दूर किया जाए तो यही ओआरओपी थोड़ा सा ठीक ठाक से आगे मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी सरकार की स्कीम से 100% लोग खुश रहें, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो। सरकारें अपने हिसाब से स्कीम्स लागू करते हैं और हर स्कीम में 100% लोग खुश रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने तो ये भी सुना है कि भगवान राम के जो राज्य था उसमें भी पूरे के पूरे लोग खुश नहीं थे। इस वजह से 100% लोगों को खुश करने वाला स्कीम तो नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, जिस स्कीम में खामियां हैं, जिस स्कीम में विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे ख्याल से नोशनल मैक्सिमम वैसे तो मांग है हमारी, नोशनल मैक्सिमम बिल्कुल दिया जाना चाहिए ओआरओपी में। लेकिन नोशनल मैक्सिमम अगर ना दिया जाए तो ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ओआरओपी की विसंगतियों को दूर किए बगैर भेदभाव दूर नहीं हो सकता, जो इनजस्टिस हो रहा है वो दूर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ओआरओपी की विसंगतियां दूर की जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, एसीपी एमएससीपी का एरियर डबल मिलता है, किनको और कैसे मिलता है देखिए। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि आखिर एसीपी या एमएससीपी का एरियर किन को डबल मिलता है और जो पीएओआर किन से डॉक्यूमेंट्स मांगता है। पहले लेटर देखते हैं।
अब दोस्तों ये एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर आप देख पा रहे हैं, 3 नवंबर 2024 का लेटर है जो पीएओआर को एड्रेस किया गया है। और इस लेटर में एमएससीपी का एरियर को लेकर के कुछ डिटेल्स जो है पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजे हैं। अब देखिए इस लेटर में क्या कहा गया है। इट इज इंटीमेटेड दैट बैंक डिटेल्स pertaining to payment of MSCP arrear in respect of Havaldar Maharaj Singh has already been forwarded to your office via this office letter number so and so. However, credit confirmation has not been received by this office till date. The pensioner has approached this office for release of the arrears at the earliest. यानी कि दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को ये कहा है कि पेंशनर का जो भी बैंक डिटेल्स है वो सारा चीज हमने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, 11 अक्टूबर के लेटर में अटैच करके हमने भेज दिया है। लेकिन अभी तक आपने पेंशनर को एरियर का भुगतान नहीं किया एमएससीपी का, जिस वजह से पेंशनर हमसे अप्रोच कर रहे हैं। तो इसको लेकर के हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भुगतान कर दीजिए उनका एमएससीपी का एरियर का। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रहा है कि रिकॉर्ड ऑफिस बैंक डिटेल्स की बात कर रहा है पीएओआर से। आखिर पीएओआर को पेंशनर की बैंक डिटेल्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्या पेंशनर का बैंक डिटेल्स पीएओआर के पास मौजूद नहीं है? चलिए इस बात को मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि किन पेंशनर के केस में पीएओआर बैंक डिटेल्स मांगता है। दोस्तों एसीपी हो या एमएससीपी हो, अगर आपको रिटायरमेंट आने के बाद मिला है तो आपको दो तरीके के एरियर मिलेंगे। एक एरियर मिलेगा आपको एमएससीपी जिस डेट से लागू था तब से लेके आपका रिटायरमेंट का डेट तक का, और ये एरियर मिलेगा आपको पीएओआर से। और दूसरा आपको एरियर मिलेगा आपका रिटायरमेंट के डेट से लेके अभी तक का, जब आपको एमएससीपी मिला है तब तक का, और वो मिलेगा आपको पीसीडीए से जो आपको कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के बाद मिलेगा। तो अभी जिन पेंशनर का मैंने आपको लेटर दिखाया उनका केस ये था कि उनको जो सर्विस के दौरान का एरियर था, यानी कि जो एमएससीपी लागू होने से लेकर रिटायरमेंट के डेट के बीच का, वो नहीं मिला था। तो उन्होंने उसके लिए गुजारिश की थी, उसके लिए ग्रीवेंस डाला था। तो ऐसे में अब पीएओआर ने उनसे बैंक डिटेल्स मांगे। क्यों बैंक डिटेल्स मांगे? क्या पीएओआर के पास बैंक डिटेल्स नहीं है? जी हाँ, नहीं है। कुछ पेंशनर्स के नहीं है। दोस्तों हमारा जिस समय में क्वार्टरली स्लिप आया करता था, हमारा जिस समय में रेजिमेंट से यूनिट से आपको कैश में पेमेंट होता था, कैश पैसों में पेमेंट होता था, मुझे भी हुआ था। जब मैं 2005-6 में पेमेंट लेता था, 8, 9, 10 तक जब हम पेमेंट लेते थे तो हम कैश में लेते थे। हम जो एक्विटेंस रोल होता था उसमें साइन करते थे और पेमेंट हमें मिलता था। तो उस समय के जितने भी उस समय में रिटायर हो गए, जो भी पेंशनर 2010-11 तक रिटायर हो गए, उनका बैंक डिटेल्स जो है पीएओआर के पास नहीं है। जिस वजह से उस समय के अगर कोई रिटायरी हैं जिनको एमएससीपी का एरियर का पैसा देना है तो पीएओआर को उनके बैंक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से पीएओआर को बैंक डिटेल्स भेजा जाना जरूरी होता है। लेकिन जिनका पेमेंट बाद में ऑटोमेटिकली पीएओआर से क्रेडिट होने का सिलसिला शुरू हो गया, उनके बैंक डिटेल्स हैं उनके पास, तो उनका जब भी एरियर का भुगतान होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लो, अब एरियर के साथ साथ स्पर्श द्वारा नवंबर के पेंशन से पहले नवंबर का पेंशन स्लिप और साथ में एरियर का कैलकुलेशन शीट जारी होने शुरू। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओआरओपी 3 के एरियर की। जी हाँ, ओआरओपी 3 का अब एरियर का भुगतान नवंबर में दोबारा से शुरू हो गया है, और साथ ही साथ स्पर्श द्वारा नवंबर महीने का एरियर का पेंशन स्लिप भी जारी किया जा रहा है, और साथ ही साथ उस पेंशन स्लिप में दोस्तों कैलकुलेशन शीट भी जारी हो रहा है। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों ये एक पेंशनर का आप नवंबर महीने का पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जो लम सम पेमेंट का पेंशन स्लिप है, यानी कि जो एरियर का भुगतान हुआ है उसका पेंशन स्लिप है। आपको पता होगा दोस्तों, पेंशन स्लिप दो तरीकों से जारी किए जाते हैं। एक आपका मंथली पेंशन का होता है, दूसरा आपका कोई भी एरियर का भुगतान होता है उसका भी पेंशन स्लिप जारी किया जाता है। अब इस पेंशन स्लिप के साथ 10,540 रुपए का जो भुगतान हुआ है, इस पेंशन स्लिप के साथ दोस्तों इस एरियर का जो ब्रेकडाउन है, यानी कि जो कैलकुलेशन शीट है, वो भी स्पर्श द्वारा जारी किया गया है। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूं जो कैलकुलेशन शीट जारी किया गया इस पेंशन स्लिप के साथ। ये देखिए, ये रहा, और ये ओआरओपी का ब्रेकअप है दोस्तों। देखिए, अब ये जो पेंशनर थे इनके बेसिक पेंशन में 1757 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है। दोस्तों ये नायक रैंक के 20 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के वाई ग्रुप के पेंशनर थे, जिनको ओआरओपी 2 के हिसाब से 20,969 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा था। अब ओआरओपी 3 लागू होने के बाद उनका बेसिक पेंशन 22,726 रुपए हो जाता है। तो 22,726 और 20,969 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1757 रुपए का डिफरेंस, और उसका 50% के हिसाब से डीआर 878 रुपए। तो हर महीने का उनका 2635 रुपए का बढ़ोतरी था,
जो टोटल 4 महीने का यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का उनका एरियर का कैलकुलेशन किया गया है और वो अमाउंट बन रहा है 10,540 रुपए, जिसका भुगतान अभी उनको नवंबर के महीने में हो चुका है और उसका ये कैलकुलेशन शीट के साथ साथ दोस्तों ये वाला पेंशन स्लिप भी उनको जारी किया गया है दोस्तों। अब उनका 53% के हिसाब से आगे कैलकुलेशन जब होगा तो उसका एरियर उनको अलग से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श से एलटीए क्लेम करने का आसान तरीका, साथ ही पूरा फ्लो चार्ट भी जारी। जी हाँ दोस्तों एलटीए आखिर होता क्या है? एलटीए का फुल फॉर्म होता है लाइफ टाइम एरियर और ये एलटीए सभी पेंशनर्स को इसकी जानकारी होनी जरूरी है दोस्तों। जब पेंशनर्स का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, या तो फिर फैमिली पेंशनर का भी जब डेथ हो जाता है तो उसके बाद जो उनके नॉमिनी या उनके जो एनओके रहते हैं जिनको पेंशन तो लागू नहीं है, लेकिन जो पेंशनर का डेथ हुआ तब तक उनका जो भी बकाया बन रहा था उसका जो भी पैसा लागू है उनको, उसको एलटीए कहते हैं। यानी कि पेंशनर का डेथ के बाद उनका जो भी बकाया बनता है उसको लाइफ टाइम एरियर कहा जाता है और वो लाइफ टाइम एरियर किसी नॉमिनी को मिलता है। तो उस नॉमिनी का डिटेल सबमिट करने का और एलटीए को क्लेम करने का जो ऑप्शन है, जो प्रावधान है, जो सुविधा है, वो स्पर्श में अभी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। स्पर्श में आप खुद ही घर बैठे बैठे कर सकते हैं। चलिए मैं स्पर्श पोर्टल में ले जाके आपको दिखाऊंगा जिसका फ्लो चार्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों हम अभी स्पर्श का पोर्टल में है, ये वाला स्पर्श का पोर्टल है। यहाँ पर आपको ये जो टैब्स दिख रहे हैं, इन टैब्स में ये जो सर्विसेज लिखा हुआ टैब है, इस सर्विसेज लिखे हुए टैब में जैसे आप थोड़ा सा कर्सर रखेंगे तभी आपको नीचे पूरा सर्विसेज खुल जाएंगे। तो इस सर्विसेज में जो क्लेम है, ये क्लेम वाला पोर्शन में सबसे नीचे पेमेंट ऑफ एलटीए, ये देखिए पेमेंट ऑफ एलटीए में आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको एलटीए पेमेंट के लिए जो डिटेल्स भरने हैं आपको वो पेज खुल जाएगा। ये देखिए यहां पर आपको सिलेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन से आपको आगे बढ़ना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियन, ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है और इसका पूरा फ्लो चार्ट भी जारी किया गया स्पर्श की तरफ से। चलिए ये जो ऊपर जो स्क्रॉल हो रहा है इसमें सबसे पहले जो आता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जो आएगा ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए जो इंपोर्टेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें ये सबसे पहले आपको दिख रहा है एलटीए इज नाउ प्रोडक्शनलाइज्ड एंड यूजर गाइड ऑफ एलटीए क्लेम्स ऑन स्पर्श, क्लिक हियर। ये जो क्लिक हियर वाला ऑप्शन है यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए एलटीए का पूरा फ्लो चार्ट, ये देखिए ये फ्लो चार्ट है, वही वाला ऑप्शन जहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, यही वाला ऑप्शन में आप जब क्लिक करेंगे तो आगे क्या क्या डिटेल्स भरना है ये देखिए, कहां कहां क्या भरना है, किस तरीके से ओटीपी आएगा, कहां पर हमने सबमिट करना है, पूरा फ्लो चार्ट यहां पर दिखाया गया है। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों एलटीए क्लेम करना आसान है। अगर किसी भी पेंशनर का डेथ हो जाए तो उनके बाद जो एरियर बचता है, जो भी पैसा उनका बचा कुचा रहता है, उसको लेने का जो तरीका है वो अभी स्पर्श में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। 8 सीपीसी को लेकर के फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ जेसीएम की बैठक हुई, मांग रख दिया गया। जी हां दोस्तों 8वां पे कमीशन का मांग दोबारा से वित्त सचिव के सामने रख दिया गया है और अब की बार रखा गया है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी द्वारा। इसकी जानकारी सामने आई है मीडिया में, वो दिखाता हूं। चलिए दोस्तों ये जो खबर आप देख पा रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट की तरफ से आया हुआ खबर है, ये 8 नवंबर 2024 का अभी का खबर है दोस्तों। और इस खबर में जो जानकारी दी गई है, 8th पे कमीशन डिमांड रेज्ड विथ फाइनेंस सेक्रेटरी, टाइम एक्ट फॉर अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉरम। यानी कि दोस्तों 8वें पे कमीशन की मांग को वित्त सचिव के पास, वित्त सचिव के सामने रख दी गई है और अभी बिल्कुल अच्छा समय है, बिल्कुल उचित समय है कि 8वें पे कमीशन का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, ये एम्प्लॉयमेंट फॉरम का कहना है। और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के जो महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने एनडीटीवी को दिए इस जानकारी में यह बताया है कि उनकी मुलाकात फाइनेंस सेक्रेटरी से हुई और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को मांग रखी गई 8वें पे कमीशन की। चलिए डिटेल्स में जो जानकारी यहां सामने आई है वो हम देखते हैं। ये देखिए द टाइम इज एप्ट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ 8th पे कमीशन which is awaited by more than 1 crore central government employees and pensioners according to Shiv Gopal Mishra, the secretary staff side of the National Council of Joint Consultative Machinery। यानी कि उनका कहना है कि 8वां पे कमीशन को लागू करने का अभी सही समय है, जिसका इंतजार 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स और एम्प्लॉइज कर रहे हैं। आगे इन्होंने ये भी जानकारी दी है दोस्तों कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने ये मांग रख दी है कि 8वां पे कमीशन को अब सरकार को गठित करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ी खबर है,
जिस पर शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह कहा है कि हमने 10 दिन पहले उनसे मुलाकात करके, यहां पर लिखा हुआ है, स्पीकिंग टू एनडीटीवी प्रॉफिट, मिश्रा सेड ही रिन्यूड द डिमांड इन अ मीटिंग विद फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे लास्ट वीक। यानी कि पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है दोस्तों। We met the finance secretary 10 days ago and raised the demand again, he said on Friday। यानी कि शुक्रवार को, कल उन्होंने ये कहा कि 10 दिन पहले सरकार के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो वित्त विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, उनके सामने मुलाकात करके 8वें पे कमीशन की मांग को दोबारा से रख दिया गया है दोस्तों। जेसीएम द्वारा कोई भी मांग रखना एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि सरकार 8वां पे कमीशन संगठित करेगी या नहीं करेगी, लेकिन सरकार को करना तो पड़ेगा क्योंकि अब समय निकल रहा है, 2026 नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में अब बिल्कुल उचित समय है कि सरकार 8वां पे कमीशन की घोषणा कर दे। हालांकि अब शीतकालीन सत्र भी आने वाले हैं, तो ऐसे में हम आस करते हैं कि सरकार 8वें पे कमीशन को लेकर कोई पॉजिटिव सिद्धांत ले और आने वाले समय में बहुत जल्द 8वें पे कमीशन को संगठित कर दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।